Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन. आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स और उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट इससे पहले आपने रियल एनालिसिस 1 में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स डिस्कस किए हुए हैं. आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. Recall that what is a linear transformation? Let x and y be two real vector spaces a mapping A from x to y is called linear transformation if फर्स्ट कंडीशन इसमें ये थी a ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a ऑफ x1 प्लस a ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x. And second condition थी a of cx is equal to c time a of x for all c belonging to R and x belonging to x. Dear students, ऐसी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे उसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा था. इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो हम हाईलाइट करते हैं. First property, if A is a linear transformation, then A of C1 x1 plus C2 x2 plus up to so on plus Cn xn is equal to C1 A of x1 plus C2 A of x2 plus so on plus Cn A of xn for all xi belongs to x and ci belongs to R. That is, under a linear transformation, linear combination of elements of x is mapped onto linear combination of elements of y. Second property, if A is a linear transformation, then A of zero element of x is mapped onto zero element of y. That is, under a linear transformation, identity element of x is mapped onto identity element of y. Similarly, if A identity of x is not equal to identity of y, then A is not linear. That is, अगर किसी मैपिंग के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप नहीं होता तो वो मैपिंग लीनियर नहीं होगी. फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ A is 1-to-1 and range of A is equal to x, where we are considering A from x to x, then A inverse exists.
such that A inverse into A of x equal to x for all x belongs to x. That is, अगर A 1-1 मैपिंग हो और रेंज ऑफ A इंटायर x हो तो फिर ऐसी मैपिंग का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स ऐसी मैपिंग है जिसमें A इनवर्स इंटू A ऑफ x x के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, एंड A इनवर्स इज लीनियर. Fifth property, if A from x to x is linear transformation, then A is sometimes called लीनियर ऑपरेटर. सो हमने कहा था कि जब भी हम मैपिंग x टू x डिफाइन करेंगे, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके लिए हम वर्ड लीनियर ऑपरेटर यूज करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे. सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने LXY डिफाइन किया था. दिस इज द सेट ऑफ ऑल linear transformations from x to y. That is, LXY is basically A such that A from x to y is a linear transformation. और LXX को हमने कहा था हम डिनोट करेंगे L ऑफ X से. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की थी. देन हमने LRN RM ये डिनोट किया था सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस from Rn to Rm. अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. शो दैट Lrn to Rm is a vector space. अब इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होगी. अब एडिशन का रूल इस पे इस तरह हम डिफाइन करते हैं. इफ A1 A2 बिलोंग्स टू LRN RM, देन A1 plus A2 of x equal to A1 of x plus A2 of x, where x belongs to x, and CA of x is equal to C times A of x, where x belongs to x and C belonging to R. अब इन ऑपरेशंस के अंदर ये सेट एक वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर बनाता है, इसको आपने वेरीफाई करना था. फॉर एग्जांपल, अगर क्लियर प्रॉपर्टी हमने शो करनी हो इसमें, तो हमने A1 प्लस A2 को लीनियर मैपिंग शो करना है फ्रॉम Rn स्पेस टू Rm स्पेस. फर्स्ट वी शो द सेट L is closed with respect to addition.
अब नोट करें कि इस सेट को क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करने के लिए आपने ये शो करना है कि A1 प्लस A2 इज ए लीनियर मैपिंग फ्रॉम Rn स्पेस टू Rm स्पेस। अब इसको लीनियर शो करने के लिए हम लेट कर लेते हैं x1 x2 are two elements from X. This implies A1 plus A2 of x1 plus x2. By definition of addition, this is A1 of x1 plus x2 plus A2 of x1 plus x2, and this is further equal to A1 of x1 plus A1 of x2 plus A2 of x1 plus A2 of x2, since A1 and A2 are linear. Dear students, क्योंकि x1 x2 एलिमेंट्स हैं यूक्लिडियन n स्पेस के और A1 of x1 और A1 of x2 सिमिलरली A2 of x1 एंड A2 of x2 एलिमेंट्स हैं यूक्लिडियन m स्पेस के, सो यूक्लिडियन n स्पेस भी और यूक्लिडियन m स्पेस भी दोनों वेक्टर स्पेसिस हैं, सो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज कर सकते हैं। लिहाजा इसको आप रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 ऑफ x1 प्लस A1 प्लस A2 ऑफ x2। तो ऑब्जर्व दैट A1 प्लस A2 ऑफ x1 प्लस x2 is equal to A1 plus A2 of x1 plus A1 plus A2 of x2. Dear students, similarly हम ये शो कर सकते हैं कि A1 plus A2 of Cx is equal to by definition A1 of Cx plus A2 of Cx, where x belongs to x and C belonging to R. अब क्योंकि A1 एक लीनियर मैप है, सो दिस इज C ऑफ A1 ऑफ x प्लस C ऑफ A2 ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू C ऑफ A1 प्लस A2 ऑफ x, एंड दिस implies A1 प्लस A2 belongs to L, R and to R, M. Therefore L, R and to Rm is closed with respect to addition. Dear students, अब इस प्रोसेस को बताने का मकसद ये था कि जब आप इस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे तो वेक्टर स्पेस की ऑल कंडीशंस आपने वेरीफाई करनी है। तो ये मैंने आपको जस्ट बताया है कि एडिशन लॉ जो है दैट इज इस सेट को आपने क्लोज अगर प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आपने ये शो करना होगा कि सम ऑफ टू लीनियर मैपिंग इज अगेन ए लीनियर मैप। सो हमने टू लीनियर मैप्स ली इस सेट से और इसके सम को इस तरह डिफाइन किया। देन हमने इस मैपिंग को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मैपिंग ए को शो करना हो तो पहली कंडीशन ये थी कि ए ऑफ x1 plus x2 is equal to a of x1 plus a of x2, और दूसरी कंडीशन है a of cx is equal to c times a of x. So ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करनी है a1 plus a2 पे। लिहाजा a1 plus a2 पे फर्स्ट कंडीशन हमने वेरीफाई की और इसी तरह a1 plus a2 पे सेकंड कंडीशन वेरीफाई की, तो a1 plus a2 बिलोंग कर गया इस सेट से। ये सेट क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। तो आपने सारी कंडीशन चेक करनी है कि ये सेट वेक्टर स्पेस की ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो ये सेट एक वेक्टर स्पेस है अंडर डिफाइंड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स,
लास्ट लेक्चर में हमने एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट किया था, वो कुछ इस तरह से था, इफ x is a finite dimensional vector space, then a linear operator A on X is 1 to 1 if and only if range of A is equal to entire set X. अब नेक्स्ट एक एग्जांपल से मैं ये शो करता हूं कि आप किस तरह ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई वेक्टर रेंज ऑफ ए पर्टिकुलर ऑपरेटर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. सो नेक्स्ट ये एग्जांपल नोट कीजिएगा. लेट A be a mapping from R square to R cube defined by A of xy is equal to 1 1 0 2 1 minus 2 and xy. Is first part 2 3 minus 7 belongs to range of A, and second one 3 5 2 belongs to range of A. अब सबसे पहले तो आप ये शो करें कि ये मैपिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. नोट दैट A is a linear transformation. अब इस मैपिंग को अगर आपने लीनियर प्रूव करना हो तो आप डोमेन सेट से 2 पॉइंट्स लेंगे x1 y1 एंड x2 y2 और शो करेंगे A ऑफ x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू A ऑफ x1 y1 प्लस A ऑफ x2 y2. सिमिलरली A ऑफ C xy इज इक्वल टू C टाइम्स A ऑफ xy. तो ये आई थिंक के दो कंडीशंस आप इजीली प्रूव कर देंगे तो ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी. अब मेनली हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ये वेक्टर इस लीनियर ऑपरेटर की रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता. इसको हम देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन let xy belongs to R square such that A of xy is equal to 2 3 minus 7. तो हमने एज्यूम कर लिया कि डोमेन में एक पॉइंट xy है जिसका इमेज ये पॉइंट है. अगर ये पॉइंट xy हमने फाइंड आउट कर लिया तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो वेक्टर है 2 3 माइनस 7 ये रेंज ऑफ ए से बिलोंग कर जाएगा. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये 1 1 0 2 1 माइनस 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3 एंड माइनस 7 है. अब लेफ्ट साइड पे ये इक्वेशंस बनाएं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई, second is 2y. So this implies x plus y, 2y and x minus 2y is equal to 2 3 minus 7. 2 3 and negative 7. This implies x plus y is equal to 2, 2y is equal to 3 and x minus 2y is equal to minus 7. So y is equal to 3 by 2. Put in 1.
ये हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड किया है। 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, सो x विल बी 1/2। अब ये x y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें थर्ड इक्वेशन में और देखें ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। पुट इन 3, so 1/2 minus 2 times 3/2 is equal to minus 7. 2 is the LCM, so 1 minus 6 is equal to minus 7. This implies minus 3 is equal to minus 7. Not true. Therefore 2, 3 minus 7 does not belongs to range of A. इसी तरह आपने सेकंड पार्ट देखना है कि जस्ट प्रोसीजर आप फिर रिपीट करें कि आपने A ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 7 लिया है। देन हमने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई की और इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई है, सेकंड इक्वेशन 2y है एंड थर्ड x माइनस 2y है। अब इसको 2, 3, 7 माइनस 7 के इक्वल रख दिया हमने। देन हमने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट की और ये वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू मिल गई। देन x और y की वैल्यू हमने बैक सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 3 में, तो यहाँ से एक कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आया। तो ये शो कर रहा है कि 2, 3 माइनस 7 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ ए। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट चेक करना है कि दूसरा वेक्टर जो है वो रेंज से बिलोंग करता है या नहीं। तो सेकेंडली आप नोट करें कि ये 3, 5, 2 है। सो इफ 3, 5, 2 belongs to range of A, then x plus y is equal to 3, 2y is equal to 5 and x minus 2y is equal to 2. So again this is equation 4, 5, 6. From 5 y is equal to 5 over 2, put in 4. So x plus 5/2 is equal to 3. This implies x is equal to 3 minus 5/2. This is 6 minus 5 over 2, that is 1 over 2. अब थर्ड में सब्स्टिट्यूट करें तो x 1 over 2 और y 5/2. So this is equal to 2. 2 is the LCM. 1 minus 10 is equal to 2, minus 9 over 2 is equal to 2, and this implies a contradiction. So 3, 5, 2 does not belongs to range of A. Dear students, आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉइंट को रेंज में आपने किस तरह शो करना है। जस्ट आपने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर एक्स वाई की एक्यूरेट ऐसी वैल्यूज मिल जाएं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो फिर ये वेक्टर रेंज से बिलोंग करेगा, अदरवाइज ये बिलोंग नहीं करेगा। जस्ट आपने क्रिटिकली इनको दोबारा चेक करना है कि ये बिलोंग करते हैं या नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में नॉर्म ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन किया था कि नॉर्म ऑफ ए इज बेसिकली सुप्रीमम ऑफ यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ ए एक्स सच दैट x belongs to Rn and Euclidean norm of x is less or equal to 1. और इसमें यहाँ से फॉलो ये रिजल्ट हुआ था
कि mod ऑफ ax इज लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ a इंटू मॉड ऑफ x। फर्स्ट कंडीशन। अब इस कंडीशन को हमने यूज करके कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने नॉर्म्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जिसमें से मेनली प्रॉपर्टीज ये थी कि नॉर्म ऑफ a प्लस b इज लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ b, एंड नॉर्म ऑफ ca is c times norm of a। देन हमने प्रूव किया था if a belongs to L R N R M, b belongs to L R M R K, then b into a belongs to L R N to R K, and BA norm is less or equal to B norm into A norm। एंड thirdly हमने प्रूव किया था कि DAB is equal to norm of A minus B is a metric space on L R N R M। तो यहाँ तक हमने नॉर्म्स की कुछ एप्लीकेशंस देखी और नॉर्म से रिलेटेड या लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ नई प्रॉपर्टीज, नए क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हम इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। लेट ओमेगा डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन Rn। If A belongs to omega, that is LRn to Rn, ये set of all linear operator होगा from Rn to Rn। अब ये suppose हमारे पास set of all linear operator है from Rn to Rn, और यहाँ पे हम इसका एक सबसेट ले रहे हैं ओमेगा, ये set of invertible linear operators है। So let omega denotes the set of all invertible linear operators on Rn। अब एक एलिमेंट हम ले रहे हैं ओमेगा से और बी एक ऑपरेटर ले रहे हैं एल आर एन से, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नॉर्म ऑफ बी माइनस ए इंटू नॉर्म ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन 1। देन हमने शो ये करना है कि बी मस्ट बी इन्वर्टिबल, दैट इज बी बिलोंग्स टू क्लास ओमेगा। तो ये इनफैक्ट ऐसी कंडीशन है जो शो करती है कि हर वो लीनियर ऑपरेटर जो इन्वर्टिबल हो, और अगर उसके लिए आप लीनियर ऑपरेटर बी फाइंड कर लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो बी इटसेल्फ भी मस्ट इन्वर्टिबल होगा। और इस थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है द मैपिंग ए टू ए इनवर्स, दैट इज अगर एक मैपिंग डिफाइन करें जो एक लीनियर ऑपरेटर को उसके इनवर्स पे मैप कर दे, तो ये मैपिंग ऑलवेज कंटिन्यूअस होगी ऑन द सेट ओमेगा। अब प्रूफ के फर्स्ट पार्ट में हमने शो ये करना है कि अंडर दिस कंडीशन बी इज इन्वर्टिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि बी इज 1 to 1। अगर बी 1 to 1 होगी तो डेफिनेटली बी इन्वर्टिबल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 1 to 1 शो करते हैं। लेट नॉर्म ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अल्फा एंड नॉर्म ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू बीटा। हमने एज्यूम कर लिया कि इनवर्स ऑपरेटर की नॉर्म 1 अल्फा है और बी माइनस ए की नॉर्म बीटा है। गिवन नॉर्म ऑफ बी माइनस ए into norm of A inverse is less than 1, and this implies beta into 1/alpha is less than 1, and this implies alpha is greater than beta, and this implies alpha minus beta is greater than 0। तो यहाँ से ये रिजल्ट फॉलो हुआ कि आप A इनवर्स की नॉर्म में से
b माइनस ए की नॉर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, कंसीडर अल्फा इंटू यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ एक्स, this is equal to alpha time identity mapping of x where x is from Rn. This is equal to alpha into A inverse A of x, और नॉर्म की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम नॉर्म ऑफ A इनवर्स इंटू यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ AX। अब A इनवर्स की नॉर्म क्योंकि इटसेल्फ हमने 1/अल्फा लेट की हुई है, सो दिस इंप्लाइज अल्फा टाइम यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ x इज लेस और इक्वल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा इंटू यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ AX। ये अल्फा अल्फा से कैंसल। अब इनफैक्ट इस रिजल्ट को आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू AX माइनस BX प्लस BX यूक्लिडियन नॉर्म, एंड दिस इज इन फैक्ट लेस और इक्वल टू A माइनस B X प्लस BX बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि Rn में ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। Dear student, note that A minus B of x का mod less or equal to norm of A minus B into Euclidean norm of x plus BX mod। अब A minus B की नॉर्म क्योंकि बीटा के इक्वल है, so this is equal to beta time mod of x plus BX, and this implies alpha minus beta mod of x is less or equal to beta into x mod। Dear students, अब रिलेशन 1 को यूज करें from 1 alpha minus beta is positive, so this implies bx is non-zero if x is non-zero, and this implies b is 1 to 1, and this implies b belongs to omega। क्योंकि b 1 to 1 हो गया है तो ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब है b बिलोंग कर गया ओमेगा से हम इसको नंबर 2 दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसका प्रूफ रिविजिट कीजिएगा कि हमने अज्यूम कर लिया कि नॉर्म ऑफ A इनवर्स 1/अल्फा के इक्वल है और B माइनस A नॉर्म बीटा के इक्वल है। अब गिवन ये था कि नॉर्म ऑफ B माइनस A इंटू नॉर्म ऑफ A इनवर्स लेस देन 1 है। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की और यहाँ से रिजल्ट फॉलो हुआ अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। देन हमने अल्फा टाइम मॉड ऑफ x कंसीडर किया और x को आइडेंटिटी ऑफ x लिख सकते हैं, एंड देन आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमने A इनवर्स इंटू A लिख दिया। उसके बाद नॉर्म की प्रॉपर्टी यूज की कि A इनवर्स of A of x mod less or equal to norm of A inverse into mod that is Euclidean norm of AX। ये प्रॉपर्टी यूज की। अब A इनवर्स की नॉर्म 1/अल्फा है, सो 1/अल्फा टाइम मॉड ऑफ AX, और उसके बाद फिर हमने ट्रिक ये यूज की कि BX जो वेक्टर है इन Rn इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। देन हमने फर्स्ट 2 वेक्टर्स को कंबाइन किया और फिर नॉर्म की कंडीशन लगा दी। देन बीटा को हमने लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज किया। अब रिलेशन 1 में हम प्रूव कर चुके हैं कि अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है, सो अगर ये टर्म पॉजिटिव है इट मींस BX की यूक्लिडियन नॉर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। इट मींस BX नॉन जीरो होगा, क्योंकि 0 वो वाहिद वेक्टर है जिसकी नॉर्म 0 होती है, तो इट मींस B 1 to 1 है, दैट इज B belongs to ओमेगा।
डियर स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है द मैपिंग डिफाइंड बाय A maps onto A inverse is continuous on omega. So second part के लिए put x is equal to B inverse of y. क्योंकि अब B 1 to 1 है, that is invertible है, so B का inverse exist करेगा. So जब B का inverse exist करेगा तो हमने assume कर लिया कि x is equal to B inverse of y in 2. So this implies alpha minus beta into Euclidean norm of B inverse y is less or equal to, आप x को रिप्लेस करें B इनवर्स ऑफ y से, सो यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ B into B inverse of y, and this is equal to Euclidean norm of y, and this implies norm of B inverse is less or equal to alpha minus beta to the power minus 1. As we know that B inverse minus A inverse, this is equal to B inverse into A minus B into A inverse. डियर स्टूडेंट्स, अब इस आइडेंटिटी को आप ऑब्जर्व करें तो B इनवर्स इंटू A माइनस B इंटू A इनवर्स, दिस इज इक्वल टू B इनवर्स A माइनस B इनवर्स B इंटू A इनवर्स. अब ये B इनवर्स A माइनस B इनवर्स आइडेंटिटी मैप इंटू A इनवर्स. अब A इनवर्स को अप्लाई करें तो B इनवर्स A इनवर्स minus I into A inverse, so I in A inverse is in fact identity minus A inverse, and this is equal to B inverse minus A inverse. So B inverse minus A inverse को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, and this implies norm of B inverse minus A inverse, this is equal to norm of B inverse A minus B into A inverse, and this is less than or equal to norm of B inverse norm of A minus B into norm of A inverse. अब B inverse की नॉर्म हमने अभी चेक किया है कि ये लेस और इक्वल है अल्फा माइनस बीटा टू द पावर माइनस 1 से. A माइनस B की नॉर्म बीटा है और A इनवर्स की नॉर्म 1 बाय अल्फा है. सो दिस इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा. अब नोट दैट कि अगर बीटा जीरो को अप्रोच करे तो बीटा अंडर व्हाट कंडीशन जीरो को अप्रोच करता है, क्योंकि बीटा नॉर्म है ए माइनस बी की. सो जब बी ए को अप्रोच करेगा तो बीटा जीरो को अप्रोच करेगा. नोट दैट norm of B inverse minus A inverse approaches to 0 as B approaches to A, and this implies the transformation A to A inverse is continuous. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि हमने शो किया हुआ है कि D ऑफ ए बी इज नॉर्म ऑफ A माइनस बी इज ए मीट्रिक स्पेस. सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मीट्रिक स्पेस हम देख रहे हैं कि अगर B A को अप्रोच करे तो अंडर दिस B इनवर्स B अप्रोच करता है A इनवर्स को. सो द ट्रांसफॉर्मेशन जो A को A इनवर्स पे मैप करेगी वो एक कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होगी. तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी. आज के लेक्चर में हमने इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फोकस किया और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की.
अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इनफैक्ट हमारा आज का टॉपिक है अबाउट डिफरेंशिएशन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन को। डियर स्टूडेंट्स, अब रियल एनालिसिस 1 में आपने डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक पढ़ा हुआ है ऐसे फंक्शन के लिए जो सम सेट x टू y डिफाइन हो वेयर x y सबसेट ऑफ R हूं। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। हियर वी डिस्कस the differentiability of f from Rn to Rm। ऐसे फंक्शन जो यूक्लिडियन n स्पेस से यूक्लिडियन m स्पेस पे डिफाइंड हो, इन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम मेनली फोकस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल केस देखते हैं। इफ n equal to 1 and m equal to 1, in this case f from R to R is a function. First we revisit the definition of differentiability of such functions. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस सिंपल केस को रिविजिट करेंगे एंड देन इसकी बेसिस पे हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करेंगे। सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन इस केस में जब n भी 1 हो m भी 1 हो, इसको हम डिफाइन करते हैं। लेट c बिलोंगिंग टू R, देन f from R to R is said to be differentiable at C if first condition f is defined in some neighborhood of C से G। second, limit x tend to C f of x minus f of C over x minus C exists। तो ये फंक्शन R to R डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट C पे अगर ये फंक्शन डिफाइंड हो इन सम नेबरहुड ऑफ C एंड सेकंड ये लिमिट एग्जिस्ट करे। दैट इज अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये पॉइंट C है और ये इसका नेबरहुड G है, तो हमारे पास अगेन ये सेट ऑफ रियल नंबर है और f फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम R टू R, और ये फंक्शन C पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो दो कंडीशन हैं कि C के नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए क्योंकि हम लिमिट ऑलवेज नेबरहुड में फाइंड करते हैं, और दूसरा इस कोशेंट की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इफ दिस लिमिट exists, then it is called derivative of f at C, that is limit x tend to C f of x minus f of C over x minus C is equal to f dash C। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशंस थी। जस्ट इनफैक्ट हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव्स
इसकी कैलकुलेशन नहीं है, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, हम जस्ट डिफरेंशिएबिलिटी को एनालिसिस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करें कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, व्हाट हैपेंड इफ वी रिप्लेस f of x माइनस f of c ओवर x माइनस c, दैट इज ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इसको अगर हम एवरेज चेंज से रिप्लेस करें तो राइट साइड पे क्या इफेक्ट होगा। इनफैक्ट हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि क्या राइट साइड सेम रहेगी या इसमें कोई चेंज आएगी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे ये f डैश सी आएगा, प्लस यहाँ पे एक फंक्शन ऐड हो जाएगा u ऑफ x, वेयर लिमिट x टेंड टू c u ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से जब एवरेज रेट ऑफ चेंज की तरफ आते हैं तो एक अननोन फंक्शन u ऑफ x ऐड हो जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, c is equal to 1, then f dash at c is equal to 2 into 1 plus 2, this is equal to 4. Now f of x minus f of c over x minus c, this is equal to x square plus 2x minus c is 1, so 1 square plus 2 into 1 divided by x minus c, that is x minus 1. so इसको हम सिंप्लीफाई करें तो f of x minus f of c over x minus c is equal to, डियर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब नोट करें कि हमारे पास जो f डैश c की वैल्यू है वो 4 है, सो हम इसमें 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस एलसीएम लें इसका x माइनस 1, सो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, सो 4 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वेयर ओवर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस x माइनस 1, और ये फंक्शन एज ए u ऑफ x आ गया और ये वैल्यू एज ए f डैश c आ गई। सो f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c is equal to f dash c plus u of x. Note that as x tends to c, that is 1, u of x tends to 0. So differentiability को हम रीराइट कर सकते हैं। So derivative may also be defined as f is differentiable at c if f of x minus f of c over x minus c is equal to a plus u of x, where
limit x tend to c, u of x is equal to 0. Say this is our equation number 1. 1 implies that f of x minus f of c is equal to a times x minus c plus u of x times x minus c. So change in the value of y is equal to change in value of x plus a function u of x times change in x. That is, जो डेरिवेटिव है उसको हमने रीडिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल. हियर a is called differential coefficients. तो यहाँ पे हम a को differential coefficients कहते हैं. Dear students, नोट करें, if x is equal to c plus h, then 2 implies f of c plus h minus f of c is equal to a h plus u is a some function of h into h. So डेरिवेटिव की डेफिनेशन आप इस फॉर्म में रीडिफाइन कर सकते हैं, और f ऑफ c प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस ah प्लस h टाइम some function of h, where phi of h is equal to u of c plus h. So from now onward जो हम डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे एट सम पॉइंट c, वो इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे. इन जनरल इस रिजल्ट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. f is differentiable at point x if f of x plus h is equal to f of x plus ah plus h time phi of h. So ये डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है. तो हम नो ऑनवर्ड डेरिवेटिव्स को जो डिफाइन करेंगे वो इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब डेरिवेटिव से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन केस n इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हम फिलहाल इस केस को स्टडी कर रहे हैं व्हेन n इज इक्वल टू m, दैट इज बोथ आर 1. अब इस केस में जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं हाईलाइट करता हूं यहां पे. फर्स्ट वन, इफ f is differentiable at c belongs to domain of f and g is differentiable at xi is equal to f of c, then psi function से g composition f is differentiable at c and psi dash at c is equal to g dash at f of c into f का डेरिवेटिव at c. ये वेल नोन रिजल्ट नोन एज चेन रूल. सो चेन रूल में हम कंपोजिशन फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ f is increasing on x1 x2, then f dash x is greater than 0 for all x belongs to open interval x1 x2. Third, a similar argument हम दे सकते हैं about decreasing function. If f is decreasing in
x1 x2, then f dash x is less than 0 for all x belongs to x1 x2. फोर्थ प्रॉपर्टी, अब यहां पे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक किया थ्रू डेरिवेटिव. फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ f dash x is equal to 0 for all x belongs to domain of f, then f is constant, and conversely. Then fifth property, if f from x to y is continuous one to one and strictly monotonic, then f inverse exists and f inverse का derivative at some point lambda equal to 1 over f का derivative at c, where f dash at c is non-zero and f of c is equal to lambda. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स की डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं. अब नोट दैट कि मैं फिर यहाँ से इसकी रिवीजन देता हूँ, क्योंकि इसी केस को हमने नेक्स्ट जनरलाइज करना है फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन जो वन वेरिएबल के केस में आप स्टडी करते हैं वो लेट की कि से n1 है और m1 है. इस केस में कोई भी फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट c अगर f डिफाइंड हो इन सम नेबरहुड ऑफ c और लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c और x माइनस c एग्जिस्ट करे. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसी लिमिट को हम डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट c कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दैट इज डेरिवेटिव से एवरेज रेट ऑफ चेंज का रिलेशन देखना है. सो हमने f ऑफ x माइनस f ऑफ c और x माइनस c ये कोशेंट कंसीडर किया. तो हमारा क्लेम ये है कि ये कोशेंट इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ f एट c प्लस ए फंक्शन u ऑफ x, वेयर ये फंक्शन u ऑफ x इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि लिमिट x टेंड टू c u ऑफ x की वैल्यू 0 होगी. अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मैंने एज्यूम कर लिया एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x और c पॉइंट 1 लिया जिस पे हमने डेरिवेटिव चेक करना है. अब c पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके बाद मैंने ये एवरेज चेंज फाइंड की. जब एवरेज चेंज फाइंड की तो देन इसको रिक्वायर्ड क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मैंने 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. तो आफ्टर सम कैलकुलेशन हमने देखा कि यहाँ पे x माइनस 1 फंक्शन बचता है जिसको हम एज ए u ऑफ x ट्रीट कर रहे हैं. और नोट दैट कि जब x 1 को अप्रोच करेगा दैट इज x c को अप्रोच करेगा u ऑफ x की वैल्यू 0 होगी. डियर स्टूडेंट्स, अब नोट करें कि डेफिनेशन 1 जो थी डेरिवेटिव की डेफिनेशन उसको हमने रीडिफाइन किया. So we can define differentiability at a point c as f of x minus f of c और x minus c is equal to a plus u of x. यहाँ पे a डिफरेंशियल कोफिशिएंट है. ओके, इसके बाद हमने कहा कि अगर हम x को इन टर्म्स ऑफ c पुट करें दैट इज x क्योंकि नेबरहुड ऑफ c में है सो हमने एज्यूम किया कि x इक्वल टू c प्लस h. तो हमने देखा कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट a टाइम्स चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस ए फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन h इनटू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये जो फंक्शन था इसको मैंने फाई ऑफ h से डिनोट किया.
तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी को इस फॉर्म में डिफाइन कर लिया कि f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x अगर f इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वेयर यहाँ पे जो फाई फंक्शन है ऑफ कोर्स लिमिट h टेंड टू 0 फाई ऑफ h की वैल्यू 0 होगी। अब उसके बाद हमने डेरिवेटिव्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिकॉल की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन रूल कि अगर f डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट c पे और g डिफरेंशिएबल हो उसके इमेज पे, तो उनकी कंपोजिशन डिफरेंशिएबल होती है एट पॉइंट c पे, और कंपोजिशन का डेरिवेटिव इक्वल होता है g का डेरिवेटिव एट f ऑफ c इंटू f का डेरिवेटिव एट c। देन कुछ एप्लीकेशंस हमने डेरिवेटिव की डिस्कस की कि जैसे अगर डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, सेम केस विद डिक्रीजिंग फंक्शन। और देन अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देन f कांस्टेंट फंक्शन होता है और कन्वर्सली। और इसके बाद इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट लिंक होते हैं, इस फिफ्थ प्रॉपर्टीज थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज फर्दर डिस्कस की, और उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिफाइन किया, और डेरिवेटिव इस केस में R टू R जो होते हैं, जो ऑलरेडी आपने इन डिटेल स्टडी किए हुए हैं, उसकी डेफिनेशन को रिविजिट किया एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे फॉर सेवरल वेरिएबल। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।